नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा द्वादशी विषय हिंदी साहित्य पाठ क्रमांक 1 इसमें दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। तो हम कार्नेलिया गीत का पाठ परिचय इससे पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम कार्नेलिया गीत का मूल सप्रसंग व्याख्या या उनके सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पाठ परिचय, जयशंकर प्रसाद का परिचय, देवसेना का गीत, देवसेना की सप्रसंग प्रश्नोत्तर वगैरह इत्यादि सारे काम किया है। तो आज हम इसमें कार्नेलिया के गीत के बारे में अध्ययन करेंगे या समझेंगे। कार्नेलिया का गीत पहले हमने पाठ परिचय पढ़ा था। कार्नेलिया कौन है, कार्नेलिया का क्या परिचय है। तो कार्नेलिया गीत हमारा जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और नाटक के दूसरे अंक से लिया गया है या दूसरे खंड से लिया गया है। कार्नेलिया कौन है? कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति है, सेल्यूकस की बेटी है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है और जिसका दूसरा नाम एक और भी है जिसको हेलेना के नाम से भी जाना जाता है। उसने भारत भूमि के बारे में इस प्रकार भारत की महिमा का इस कविता में वर्णन किया है। देखते हैं क्या है कविता। कविता की शुरुआती पंक्ति है, ध्रुव पंक्ति है, अरुण ये पदमय देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुणी मधुमय देश हमारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुषी का मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो ये एक शुरुआती अंतर है, ठीक है। तो इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में अरुण, अरुण का मतलब है लालिमा युक्त। जब सूर्य उदय होता है उससे थोड़ी सी पहले आकाश में किस प्रकार से लालिमाएं होती है उसको अरुण शब्द में लालिमा युक्त। मधुमय, मधु को बोलता है मीठा या शहद, तो मीठा से युक्त। और एक है क्षितिज, क्षितिज किसको कहते हैं? जहां पर पृथ्वी और आकाश बीच में मिले हुए दिखाई देते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। कुमकुम, कुमकुम का मतलब है सौभाग्य सूचक। जो हम किसी मांगलिक कार्य करते हैं उस समय कुमकुम का प्रयोग करते हैं। मंगल, मंगल का मतलब है शुभ के संदर्भ में। तरुषिका, तरुषिका मतलब वृक्ष की ऊपर वाली चोटियां। तामरस, तामरस शब्द कमल में दो अर्थ है। एक तो कमल के संदर्भ में है, दूसरा तांबा के संदर्भ में। तांबे के कलर का रक्तोपलव, रक्त के पलव के जैसा। गर्भ का मतलब होता है कोष या भीतर, और विभा का मतलब होता है आलोक तथा प्रकाश या रोशनी, ज्योति जिसे कह सकते हैं। तो कार्नेलिया कहाँ बेटी है? कार्नेलिया है सिंधु, सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे या तट के तट है किनारा, ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी है। कार्नेलिया कहाँ बैठी है? तो कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे तट पर ग्रीक शिविर है, एक वहां शिविर लगा, शिविर के साथ के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई कार्नेलिया भारत की महत्ता का या भारत के महत्व के बारे में वर्णन करती हुई गा रही है या पुकार रही है। क्या कहती है वर्णन करते हुए? यहां से कि यह हमारा भारत देश कितनी सुंदरता से भरा हुआ है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह भारत वृक्ष इस प्रकार से मधुरता से या मिठास से भरा हुआ है। इसमें अपनत्व का भाव है। क्या कहती है? यह हमारा भारत देश कितना मधुरता से भरा हुआ है, यहाँ कितनी लालिमा फैली है। मतलब सूर्य उदय होने से पहले किस प्रकार से आकाश में पूर्व दिशा में एक लालिमा जैसा लाल रंग का अरुण होता है, लालिमा से युक्त है। तो यहाँ कितनी लालिमा फैली हुई है। इस समय प्रातः काल का समय है। उस समय कैसा समय है? प्रातः काल का समय है। वृक्षों की ऊंची ऊंची सुंदर चोटियों पर सर सुनारी आभा फैली हुई है। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं
या संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि वृक्ष है ऊंची ऊंची चोटियां, और उस ऊंची ऊंची चोटियों पर जिस प्रकार से आकाश की लालिमाएं पड़ेगी, तो वृक्षों की ऊंची ऊंची सुंदर चोटियों पर सुनहरी आभा, वो सूर्य की किरण उसके ऊपर टपकेगी या दिखेगी, तब किस प्रकार से उसमें चमक होगी। ठीक है, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता, ऐसा स्थान है जहां भारत भूमि का वह अनजान अगर क्षितिज है, क्षितिज पर तो हर एक को इशारा मिलता है। मतलब ऐसे लगता है कि वो पृथ्वी है और आकाश उस क्षितिज के ऊपर टिका हुआ है या उसके सहारे हुआ है। ये हमारा भारत कितना सुंदरता से मधुरता से भरा हुआ है, या कितनी लालिमा फैली हुई है। प्रातः काल का समय है और वृक्षों की ऊंची ऊंची सुंदर चोटियों पर रस सही सुनहरी आभा फैली है। यह मनोरम मन को मोहित करने वाला भारत देश सबको आश्रय देता है। मतलब जहां पहुंचे अनजान, जो नहीं जानता है भारत के बारे में, और वो अगर भारत की ओर रुख करता है या भारत की ओर आता है, तो भी उनको सहारा मिलता है। क्षितिज को मिलता एक सहारा, क्षितिज को भी एक सहारा मिलता है, तो अनजान कोई भी आए उसको सहारा मिलता है। सरस ताम्रस द्रव्य विभाग पर नाच रही तरुषिका मनोहर, इसमें मानवीकरण अलंकार किया गया है। मानवीकरण अलंकार का मतलब ऐसी क्रिया है जो मानव करता है, ठीक वैसे प्रकृति या जड़ पदार्थ करते हैं, उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो यहाँ का है वृक्षों की ऊंची ऊंची सुंदर चोटियां किस प्रकार से सुनहरी आभा फैला रही है या वो नाच रही है। कि इस सारस तामरस, तामरस का मतलब लपटा तांबे के जैसा वो रंग है, द्रव्य का मतलब होता है उसके भीतर या अंदर, विभाग होता है आलोक या प्रकाश। किस प्रकार से वो वृक्ष की शाखा या वृक्ष की ऊंची ऊंची चोटियां क्या कर रही है, वहां पर आभा या प्रकाश को फैला रही है। तो यहाँ पर प्रकाश को फैलाना, नाचने के संदर्भ में जो बात कही है ना, तरु की शिकायत जो नाच रही मनोहर, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार मतलब है कि जो मानव क्रिया करता है, नाचने का काम मानव का है, वैसे भी पेड़ पौधे या जड़ पदार्थ अगर नाचना शुरू कर देता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है भैया, आगे छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। ठीक है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए तो क्या कहा है, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सार। देखते हैं, यहां तो क्षितिज पर आकाश भी पृथ्वी पर आकर टिक जाता है। मतलब एक पृथ्वी है, ऊपर आकाश है, तो ऐसी स्थिति एक बार लास्ट में हम देखते तब बनती है कि वहां पर आकाश और पृथ्वी आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ तो क्षितिज पर आकाश भी पृथ्वी पर आकर टिक जाता है, अर्थात उसको इशारा वहीं मिलता है। ठीक है, और चारों ओर जीवन का सुंदर सरस और मनोहरी रूप दिखाई दे रहा है। छिटका जीवन हरियाली पर, चारों ओर से जो जीवन हरियाली पर इस प्रकार से छिटका हुआ है। मंगल कुमकुम सारा, मंगल का मतलब सुख के संदर्भ में, और कुमकुम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां पर कोई मांगलिक कार्य या सौभाग्य सूचक कोई ऐसा उत्सव त्योहार होता है जहां पर ऐसे तो हम कुमकुम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा वातावरण हो रहा है उस लालिमा को देख करके और उस ज्योति को देख करके, और कुमकुम जैसा रंग, मतलब यहाँ कल्पना की गई है, जहां कल्पना होती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कवि ने क्या इसमें कल्पना की है कि इस सुंदर कि जीवन का सुंदर सरस मनोहर रूप दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम जैसे कल्पना, जैसे उत्प्रेक्षा नहीं वाचक शब्द है, तो जैसे सभी और सौभाग्य सूचक रंग
कौन सा होता है? कुमकुम फैला हो। मतलब कुमकुम के रंग का जैसा वातावरण प्रातः काल के समय ऐसा फैला हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मांगलिक कार्य में प्रयोग लिया जाने वाला जो शोभा सूचक है कुमकुम, ऐसा प्रातः काल की शीतल मन सुगंधित हवा पवन बह रही है, और उस समय प्रातः काल के समय में शीतल ठंडी हवाएं चल रही है, और उस मांगलिक कार्यक्रम में ऐसा लगा है कि केवल लाल रंग का जैसा वो कुमकुम के जैसा वातावरण बना हुआ है। कुल मिलाकर के इन पंक्तियों में कहे तो कार्नेलिया, ठीक है, कार्नेलिया उस समय प्रातः काल या उस ग्रीक शिविर के पास बैठी वृक्ष के नीचे भारत भूमि की महत्ता का या भारत भूमि के महत्व के बारे में वर्णन करती हुए कह रही है कि यह एक ऐसा देश है जहां पर अनजान लोगों को भी आश्रय मिलता है, सहारा मिलता है, या उनको यहाँ शरण मिलती है, ठीक है ना। और सुबह के समय आप देखते हैं सूर्य की लालिमा को देख करके, वृक्षों की ऊपर तरुशिका को देख करके किस प्रकार वो लालिमा से युक्त और वो किस प्रकार से नाच रही है। क्या नाच रही है? एक तरु विवाह पर नाच रही तरुशिका मनोहर, मतलब वहां पर इस लालिमा प्रातः काल के समय वृक्षों की ऊंची सुंदर चोटियां पर सरस सुंदरी आभा फैली हुई है, या वो वहां पर वृक्षों के हिलने पर ऐसे रही है कि वो नृत्यमय है, ठीक है। और छिड़का जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम, और हरियाली पर किस प्रकार से कुमकुम के रूप में बिखेरा हुआ पड़ा हुआ है, या कह सकते हैं प्राकृतिक ने उसका फैलाव किया है। क्या कवि जयशंकर प्रसाद ने गजब की भारत भूमि की महिमा का इसमें वर्णन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ ये मधुबन देश हमारा जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त नाटक है, वहां से प्रसिद्ध गीत है। तो इसमें एक खंड और है, एक खंड लिखा हुआ, इसके बाद में एक शेष खंड और रहेगा। आगे की कड़ी में देखेंगे कविता की अगली पंक्ति, लघु सुर धनु के पंख पसारे शीतल मले समीर सहारे, उड़ते खग जिससे और मुंह किए समझ नीड निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंडले उषा सवेरे धरती पाती सुख मेरे, मदिरा उड़ते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो कविता की आखिरी पंक्तियां है, ये आखिरी पैराग्राफ है। कार्नेलिया प्रातः काल के या प्रातः काल के भोर के बेला का वर्णन करते हुए कहती है, कार्नेलिया गारी प्रातः काल की शीतल मंद और सुगंधित पवन चल रही है, हवा चल रही है। पहले पंक्ति में हमने ये बोला, ठीक है। तो लघु सुर धनु के पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, मलय पर्वत है या मलय समीर का मतलब है ऐसी हवाएं जिसमें मलय पर्वत पे चंदन में पाया जाता है या ज्यादा मात्रा पाया जाता है, तो वहां से जो हवा चलेगी वो चंदन से युक्त चलेगी या चंदन की सुगंध साथ में रहेगी, ठीक है। सुरधनु पास से इंद्रधनुष, सुरधनु को इंद्रधनुष, और मलय समीर मतलब है मलय पर्वत से चलने वाली हवा, जिसको कहेंगे चंदन से महक भरी होती है। प्रातः काल के समय चलने वाली हवा कैसी है? वो शीतल है, मंद है, सुगंधित है, पवन चल रही है, हवा चल रही है। लघु सुर धनु से पंख पसारे मतलब वो इंद्रधनुष के समान बताइए, ठीक है ना। आगे की पंक्ति में, आकाश में पक्षी अपने पंख को फैलाकर उड़ते हैं तो ऐसे लगते हैं कि जैसे छोटे छोटे इंद्रधनुष के रूप में है। उड़ते खग जिस और किए समझ निज नीड प्यारा, जिसकी और मुख किए हुए या जिस मुख किए हुए और अगर वो आए हैं पक्षी तो वो ऐसे समझते हैं उनका जो घोंसला है, नीड है, वो कौन सा है? देश, प्यारा भारत देश ही है, ठीक है ना। तो
लघु सुर धनुष से पंख, यहाँ पक्षी के बारे में बात की है। लघु मतलब छोटे, सुर धनुष मतलब है ये इंद्रधनुष से पंख पसारे। जब पक्षी चल रहे हैं तो शीतल शीतल ठंडी और सुगंधित हवा की बाहर चल रही है, हवा चल रही है और उड़ते खग जिस और मुंह किए, जिस दिशा में मुंह करके उड़ रहे हैं पक्षी, तो वो दिशा कौन सी है? वो दिशा भारत भूमि ही है, या भारत की ओर मुख करके वो पक्षी उड़ रहे हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते बनते जहां भरे करुणा जल, ठीक है ना। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जो पक्षी उड़ रहे, जहां पक्षी भी भारत की ओर अपने प्यारे घोंसले की कल्पना करके उड़ते हैं, अर्थात उनको यह देश अपना लगता है। जब वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो ईश्वर की कल्पना है, या ईश्वर की मेहरबानी से, ईश्वर की कल्पना से ही समझा जाता है, ठीक है। तो बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, मतलब बरसात की जो बूंद गिरती है, बरसात बरसती है, तो भगवान की कृपा से ही, ईश्वर की कृपा से ही वो जल बरसता है। ठीक ऐसे ही जो करुणा जल के बारे में, जो हमारी दया के रूप में, आंसू के रूप में जो कह सकते हैं, तो यहाँ व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है और रूपक अलंकार है। मुख्य रूप से पंक्ति में दो अर्थ है, ठीक है। बरसाती आंखों के बादल बरसाने के रूप में, और दूसरे करुणा जल जो उनकी दया के रूप में, जल के रूप में है, ठीक है। पंक्तियां दोबारा इसका अर्थ देख लेते हैं कि सागर की लहरों को भारत के किनारे, जो सागर समुद्र की लहरें होती है, वही लहरें आपस में थपेड़े खाकर ठोकर खाते हुए उनको स्थान मिलता है। तो वो भी कौन सा स्थान है? वो भारत भूमि, अर्थात भारत से ही उनकी टकराव होती है कि सागर की लहरों को के किनारों से टकराने के बाद ही विश्राम, वो लहरें ही कहाँ विश्राम करती है? वो सागर से टकराने, भारत के जो जल क्षेत्र उनसे टकराने के बाद में ही विश्राम करती। लहरें टकराती अनंत, अनंत का होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, या इसका दूसरा अर्थ है सागर, ठीक है ना, कि लहरें टकराती अनंत की और आकर कहाँ किनारा मिलता है? तो किनारा वही मिलता है कि भारत देश, या भारत की सीमा, या भारत की बाउंड्री। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। हेम कुंभ ने उषा सवेरे घटी ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। प्रातः काल के समय, प्रातः काल में जब उषा का आगमन होता है, उषा का समय आता है, बेला होती है, तो ऐसा लगता है कि उषा रूपी वधु, उषा रूपी वधु, ठीक है ना। यहाँ रूपक अलंकार और मालिकन अलंकार दोनों अलंकार है। उषा रूपी वधु सुनहरे घड़े से भरे, सुनहरे घड़े से मेरे लिए सुख बिखेर रही है। मतलब कवि ने एक कल्पना की है और उस उषा को एक वधु के रूप में बनाया है, और वो किस प्रकार से अपने सिर के ऊपर घड़ा लिए हुए, ठीक है ना। वो उषा हेमकुंभ का मतलब क्या हुआ कि स्वर्ण कलश, हेम का मतलब होता है सोना, और कुंभ का मतलब होता है कलश या घड़ा। हेमकुंभ उषा, प्रातः काल के समय भरती ढुलकाती सुख मेरे, ऐसा लगता है उषा रूपी वधु सुनहरे घड़े से मेरे लिए सुख बिखेर रही हो, या वो सुख को फैला रही हो, बिखेर रही हो, ठीक है। और आखिरी में कोई लिखा है, यह वह समय होता है जब पूरी रात जगने वाले तारे भी, और क्या होता है कि मदिरा, मदिर शब्द का मदिर शब्द है, मदिर का मतलब है मस्ती या मौज के संदर्भ में, कि जैसे मदिरा शब्द शराब के लिए जाता है, मदिरा शब्द है मस्ती या मौज के लिए होता है, मस्ती के लिए। मदिर ऊँघते रहते जग 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 कर रजनी भर, रजनी भर, रजनी मतलब रात,
पूरी रात जगने के कारण तारे भी क्या करने लगते हैं, ऊँघने लगते हैं। ऊँघने लगते हैं, नींद आ जाए उनको भी। तो ये वह समय होता है जब पूरी रात जगने के कारण मस्ती पैदा करने वाले तारे ऊँघते हुए जान पड़ते हैं। धीरे धीरे आप देखते हैं ज्यों ज्यों सूर्य में लालिमाएं बढ़ती है या प्रातः काल के भोर का समय निरंतर आगे बढ़ता है, त्यों त्यों आकाश आसमान से तारे क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, तारे चले जाते हैं। एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि कार्नेलिया किस प्रकार से प्रातः काल के समय का वर्णन करती हुई कहती है कि आसमान में जैसे पक्षी दौड़ रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो उस समय मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है। जो हवा है मलय पर्वतिया मलय समीर उस क्षेत्र से चलती है जहाँ पर चंदन की मात्रा बहुव्याप्त या ज्यादा मात्रा में होती है, तो बहुत महक भरा ऐसा वातावरण है। और उड़ते कल जिस मुंह की ओर किया, जिस दिशा की ओर मुंह किए जो पक्षी उड़ रहे हैं, और उनको क्या लगता है कि उनका घोंसला वही है, और वो स्थान कौन सा स्थान हो सकता है, वो मेरा प्रिय देश भारत ही हो सकता है। भारत की ओर मुड़ करके वो उड़ रहे हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे यमुना जल, और बरसात की जो बूंद है या बरसात जो भी होती है वो तो भगवान ईश्वर की कृपा से होती है, तो भी वो जो जल बरसता है, और वो बरसात का जल भी बरसने के बाद में जो पानी के रूप में है वो भी भारत देश की ओर आना चाहता है। तो ये है देश अपना घर लगता है उस सब पक्षियों को। जब वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं तो उसे ईश्वर की कृपा का जल समझा जाता है। सागर की लहरों को भारत के किनारे टकराने के बाद में ही विश्राम मिलता है। तो बरसाती आंखों के बादल बनते यहाँ भरे जल जल, तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, एक अभिधा शब्द शक्ति और एक लक्षणा शब्द शक्ति और एक व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब होता है वहां पर अन्य भिन्न अर्थ होता है, तीसरा अर्थ निकलता है, साथ ही साथ रूप का भी प्रयोग इसमें हुआ है। लहरें टकराती है, सागर से मतलब सागर की जो लहरें होती है तो थपेड़े खाती खाती आखिर भारत भूमि पर ही या भारत की दिशा में आकर के उनको विश्राम मिलता है या सहारा मिलता है, आसरा मिलता है। और यहाँ पर क्या है कि प्रातः काल के समय में जब उषा को कवि ने क्या कहा है, उषा को एक नाग की वधु के रूप में बताया। हेम कुंडले उषा सवेरे घटी ढुलकाती सुख मेरे मदिर उड़ते रहते जग रजनी भर तारे। प्रातः काल के समय में उषा को कवि ने एक वधु के रूप में बताया है, और वो सिर के ऊपर अपना घड़ा लेकर के और आ रही है, और सुनहरे घड़े से मेरे लिए सुख बिखेर रही है, या वहां पर मनोरम दृश्य के रूप में बताया हुआ है। और आखिरी पंक्ति यह है कि रात भर रजनी रात भर तारे जगते रहने के कारण क्या हुआ, रात भर हम जगते रहते हैं तो सुबह उठते ही नींद आएगी या नींद जैसी स्थिति बनती है, तो रात भर जगने के कारण तारे भी मानो वो क्या करते हैं, ऊँघने लगते हैं, और वो नींद के कारण वहां से गायब हो जाते हैं। तो कवि ने क्या यहाँ पर गजब की बात लिखी है, प्रकृति के मानवीकरण किया है पूरा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला पाठ है आज कंप्लीट हुआ, जिसमें दो गीत हैं, देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, दोनों को हमने सप्रश्न व्याख्या के रूप में पढ़ा। उससे पहले हमने जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ा, फिर पाठ परिचय, देवसेना का परिचय पढ़ा, फिर कार्नेलिया का परिचय पढ़ा, और फिर ये दोनों ही पाठों को अच्छी तरह से सप्रश्न व्याख्या के रूप में मैं 4-5 अलग अलग वीडियो के रूप में आपके सामने हाजिर किया है, और इन सब की PDF फाइल के रूप में भी आपको मिला है। आपको सारे काम को अच्छी तरह से व्यवस्थित करेंगे। और अगला जो हमारा पाठ रहेगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी मीराला का दूसरा पाठ रहेगा, छायावाद के रुद्र, छायावाद के महाप्राण कवि। तो ये जो दोनों ही कंटिन्यू पाठ पढ़ रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के प्रमुख कवियों के रूप में माने जाते हैं, और अगला सूर्यकांत त्रिपाठी भी छायावाद के प्रमुख कवि में माने जाते हैं। और अगले पाठ को भी आप एक बार पहले पढ़ें, तैयार करें। और गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, ये दो कविता है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास तक हमने पहले पार्ट को कंप्लीट अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, और
दूसरा पार्ट आगे में आगामी क्लास में या अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो ठीक है, आज तक जो पहला पार्ट कंप्लीट, इसका होमवर्क वगैरह आपको करना है। धन्यवाद।